अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ आबदा खान और आप देख रहे हैं डैश टीवी। नाजरीन, आज के प्रोग्राम में जो मेहमान शख्सियत हैं वो शख्सियत किसी तारुफ की मोहताज नहीं, दोस्तों के दोस्त, गरीबों के मसीहा। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं प्रोफेसर डॉक्टर फ़िदा हुसैन शाह साहब। बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का, आपने हमें कीमती वक्त दिया। सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे कि फ़िदा हुसैन शाह साहब से प्रोफेसर और डॉक्टर फ़िदा हुसैन शाह साहब तक का सफ़र आपका कैसा रहा? आबदा, मैं गांव से मैट्रिक करके अपने नेटिव जो है कंडियारो से मैं हैदराबाद आया। वहाँ से मेरी कॉलेजिंग हुई। उसके बाद मैंने लियाकत यूनिवर्सिटी से MBBS की। MBBS करने के बाद मैंने हाउस जॉब वहाँ करके मैं कराची आ गया था। 2 साल कराची रहा। उसके बाद फिर मेरी पहली पोस्टिंग एज अ रजिस्ट्रार 93 फरवरी 90 को लियाकत यूनिवर्सिटी में एज अ रजिस्ट्रार हुआ। वहाँ पे ही सर्जरी में मेरी पोस्टिंग थी, तो मैंने मास्टर्स में अप्लाई किया। इत्तेफाक से मेरी एडमिशन हो गई वहाँ पे मैं 99 में मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन की और उसी महीने में मेरा असिस्टेंट प्रोफेसर पीपल्स मेडिकल कॉलेज नवाबशाह में पोस्टिंग हुई। फिर 2000 में हमारी जो लियाकत यूनिवर्सिटी थी, वो लियाकत मेडिकल कॉलेज था, वो यूनिवर्सिटी हो गई। ठीक। तो 2000 में फिर मेरी वहाँ पे ट्रांसफ़र हो गई। 2000 से लेके 2022 तक मैं वहाँ मुख्तलिफ, कभी असिस्टेंट प्रोफेसर, फिर प्रोफेसर, अब मैं रिटायर हुआ हूँ। तो जैसे ही मैं रिटायर हुआ, इत्तेफाक से यहाँ बेनज़ीर भुट्टो जो ट्रामा सेंटर है लियारी का, जी, वहाँ पे वैकेंसीज़ थी। वहाँ पे मैं अभी हेड ऑफ़ डिपार्टमेंट के तौर पे काम कर रहा हूँ। इस दौरान बड़ी टेम्पटेशन होती है इंसान को अपने सराउंडिंग में काम करने की। हर इंसान चाहता है कि मैं बड़ा बनूं। फिर उसके तरीके अलग अलग होते हैं बड़े बनने के, शाइन करने के। हर आदमी के अपने अपने तरीके होते हैं। खिदमत करो लोगों की, लोगों में इन हो जाओ, अपनी देश, अपनी कौम, अपने सराउंडिंग की खिदमत करो। फिर जैसे ही बड़े हो जाओ और फिर मुल्क और दुनिया जहाँ जहाँ आप पहुँच सके वहाँ। वो मैं इम्प्रेस हुआ था, एक जुमला था जो आर्मस्ट्रांग जब चांद से नीचे आया था, उस वक्त 79 की बात है, मैं जो है वो 8वीं का स्टूडेंट था। तो मैंने ये जुमला सुना था उसका। एक स्लिम सी लड़की वो माइक लेके, जब पहली शख्स वो थी जो उसके माइक लेके पहुंची, तो उनसे पहला सवाल उसने ये किया था कि व्हाट अबाउट यूर दिस ग्रेट जर्नी। तो उसने बड़ा हैरान होकर जवाब दिया कि हु टेल्स यू दिस इज़ द ग्रेट जर्नी। तो उसने फ़ौरन सवाल किया कि देन व्हाट इज़ द ग्रेट जर्नी। तो उसने कहा ग्रेट जर्नी इज़ दैट द जर्नी हु द इंडिविजुअल अपने जो अंदर से जो सफ़र करके, अपने नज़रियात चेंज करके, अपना सफ़र अंदर से करके बाहर आता है, वो होती है ग्रेट जर्नी। तो मैं उस चीज़ को उस बचपने से लेके अब तक मैं इस चीज़ पे कायम हूँ कि जो नज़रियात चेंज होते हैं बंदे के, जो वो फ़ैसले करता है, अपने नज़रिए को मद्देनज़र रख के जो फ़ैसले करता है, वो इम्पोर्टेंट, बहुत ज़्यादा अहम होते हैं। वो अगर आप ट्रेस करें नॉर्मल बिहेवियर ऑफ द ह्यूमन बीइंग, ट्रेस करें तो बंदा पहले ख़ानदान परस्त होता है, उसके बाद ज़ात परस्त होता है, फिर जैसे ग्रो अप करता है फिर कौम परस्त बनता है, फिर मज़हब परस्त बनता है, फिर वतन परस्त बनता है, फिर दुनिया परस्त बनता है। आहिस्ता आहिस्ता ये एक जर्नी है। जैसे मैं अगर कहूँ कि मैं कौम परस्त हूँ, तो कौम परस्त होना बिज़ाते खुद ये एक जबलियाती पहलू है इंसान का। हर इंसान जो यहाँ पे पैदा हुआ है अपनी कौम से मोहब्बत करता है। हमें ये किसी पे दोष नहीं देना चाहिए कि भाई फ़लाँ कौम की बात करता है। ये वो कौम तो आपका इंस्टिंक्ट है, जबलियात है, आपको होना चाहिए, आप करो। और अब अल्लाह आपको और अगर ताकत दे तो आप और आगे जाओ और लोगों की खिदमत करो, दुनिया की खिदमत करो, इंसानियत की खिदमत करो। लेकिन इट्स अदरवाइज़ इट्स पार्ट ऑफ योर जर्नी। तो ये जर्नी रवां दवां रहती है, वरना लोग तो खप जाते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो खप जाते हैं। अच्छा शाह साहब, आप बहुत अच्छी बातें कर रहे हैं माशाल्लाह, और मुझे काफ़ी समझ भी
आ रही हैं और बहुत अच्छी लग रही हैं। आजकल के बच्चे जो है ना वो मोबाइल में बहुत ज़्यादा घुस गए, पबजी, इसके अलावा बहुत मुख्तलिफ गेम्स हैं जिनमें वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट ले रहे हैं, लेकिन पढ़ाई में उनका कोई इंटरेस्ट नहीं रहा। ऐसे बच्चों को क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि आप एक कामयाब शख्सियत हैं, इस हवाले से थोड़ा बताइएगा। मैडम देखें, अगर बच्चों की परवरिश करने में माँ बाप का 100% रोल होता है, हम ये नहीं कहेंगे कि सबके बच्चे जो है ना पबजी पे हैं, ये आप मेरे से एग्री करेगी। कुछ ऐसे ख़ानदानों के, ऐसे माँ बाप के बच्चे इन पे इन्वॉल्व हैं जो ज़्यादातर उस इंटेंसिटी से उस पे तवज्जो नहीं देते हैं। जैसे मैं आपको कहूँ कि वेस्ट में आप चले जाओ, वो लोग अपने बच्चों पे तवज्जो देते हैं। मतलब ये हम लोगों की बड़ी गलतफहमी है कि वेस्ट जो है वो अपने बच्चों पे तवज्जो नहीं देते हैं। वो देते हैं, प्रॉपर उनकी एक साइंटिफिक तरीके से उनकी बच्चों पे नज़र होती है। बच्चे को एक्चुअली थोड़ा सा इतना सोचने का सिलेबस में टेक्निकली ऐसा माहौल दिया जाए कि बच्चा सोचना शुरू करे, मतलब पेरेंट्स को तवज्जो देनी, सोचना शुरू करे बच्चा कि मेरे लिए क्या अच्छा है, और वो उसकी सोच जो है वो साइंस और फ़लसफ़े की सोच हो। जितना बच्चा गहराई में सोचेगा, फ़लसफ़े का नाम ही ये है कि एक चीज़ को गहराई से सोचने से ही बंदा जो है ना उसकी फ़लसफ़ी सोच होती है जी। आप अगर कहीं किसी की सोच को स्टॉप कर देंगे तो वो बच्चा कभी एक्सप्लोर, अपने अंदर को एक्सप्लोर नहीं कर पाएगा। तो साइंस और फ़लसफ़ा ये साथ साथ रहे बच्चे के, और बच्चा रीजनिंग वाला बच्चा हो, रेशनलिज्म वाला बच्चा हो, हर बात पे ये कहे कि ये क्यों, ऐसा क्यों होता है, ये अगर हम बच्चे की ट्रेनिंग करें तो मुझे यकीन है कि वो बच्चा चंद साल में अपने पाँव पे खुद खड़ा हो जाएगा। उसको अपने फ्यूचर का, अपने ज़माने का, अपनी ज़िंदगी का, अपनी बातें सुनने का, समझने का वो बड़ा वो इंटेंस होता है बच्चे को कि मैं सीखूं। सीखने की जो टेम्पटेशन है वो भूख और प्यास से भी ज़्यादा है, लेकिन सिखाने वाला अच्छा माहौल हो, सिखाने वाला अच्छा तरीका हो। बच्चा बड़े टेक्निकल तरीके से सीखता है, लेकिन आप सिखाने वाले बड़े अक्लमंद हो, फिर बच्चा सीखेगा। अच्छा डॉक्टर फ़िदा हुसैन शाह साहब, अभी हम सिंध के मसाइल की तरफ आते हैं। सिंध में बहुत ज़्यादा मसाइल दिखाए जाते हैं सोशल मीडिया पर, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर, कि सिंध में कुछ नहीं मिल रहा, आवाम जो है वो भूखों मर रही है, उनके साथ नाइंसाफ़ी की जा रही है। क्योंकि आपका ताल्लुक़ सिंध से है और आप ख़ुद भी माशाल्लाह सोशल वर्कर भी हैं, गरीबों की बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं, तो आप क्या कहना चाहेंगे कि कितना % इसमें सच्चाई है? मैडम इसमें 100% सच्चाई है। दुनिया में जो कुछ भी काम हो रहा है, मैं तो इस तरह से आई डू बिलीव ऑन दैट कि उस चीज़ के होने में किसी न किसी का हाथ होता है। खुद ही कोई भी चीज़, अभी दुनिया इतनी तरक्की कर चुका है कि खुद ही कोई भी चीज़ नहीं होती है। हर चीज़ जो होती है उसका कोई ना कोई इंजीनियर कहाँ ना कहाँ उसका लीवर उसके हाथ में है, और वो जहाँ घुमाना चाहे वो घुमा सकता है। तो मेरी दुआ है कि जिनके हाथ में ये लीवर है वो उनको समझ में आ जाए कि वो क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। खुदारा तरस खाएं हम लोगों पे, हमें ऐसे लीडर दें जो हमारी कौम के लिए अच्छा सोचें, और हमारे उन लीडरों को मैनिपुलेट कोई नहीं करे, उनको कोई ना फ्री हैंड दे कि भाई गो अहेड हम बैठे हैं। उनको अगर देखें कि वो गलती कर रहे हैं तो फिर भी जिनके पास ताकत है उनको गलती को सुधारें, और या तो उनसे जानबूझकर गलतियां भी नहीं कराएं। ज़माने परस्त हो के अगर कोई सोचे, लाखों बच्चे हैं हमारे बेरोज़गार हैं, बच्चों का कोई फ्यूचर नहीं है, बेयारो मददगारों हमारे बच्चे घूम रहे हैं, मैं परेशान हैं, तो उन पे रहम खाएं, इंशाल्लाह सेट हो जाएगा। अच्छा, सिंध में एजुकेशन के हवाले से मैं बात करना चाहूँगी कि मतलब तालीमी मयार कैसा है, कितने % बच्चे जो है ना वो इस वक्त स्कूल जाते हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, अगर कर रहे हैं तो सिंध गवर्नमेंट की तरफ से उनको क्या सहूलियात मुयस्सर हैं? मैडम सिंध में आप गांव में चले जाएं, गांव में कुछ भी नहीं,
पढ़ाई नाम की कोई भी चीज़ नहीं। छोटे छोटे जो गांव हैं वहाँ पे ये टीचर हैं, उनका कल्चर, क्योंकि मैं खुद गांव में बड़ा हुआ हूँ, मुझे पता है कि सबसे, मेरा वालिद साहब तो खुद हेडमास्टर था। मैं उसलिए हम लोग एक दो बंदे जो है ना बाहर निकल आए और हम आगे आए, वरना जो मेरे क्लास फेलो हैं मैं देखता हूँ सारे अपने अपने प्रोफेशन के हिसाब से, कोई हजाम हो गया, कोई मजदूरी कर रहा है, मेरे जो बचपन के क्लास फेलो थे कोई कुछ कर रहा है जो उनका पेशा था वो वही कर, कोई कुम्हार है, कोई वाढा है, इस तरह से हो गए। जो वालिदैन से उनको मतलब मिला है विरासत में मिला वही कर रहे हैं। एक्सेप्शनल है। सिंध में कोई भी पढ़ाई का ऐसा रुझान नहीं है। क्यों? उनकी जो मेन वजह है वो लोग जो वहाँ लोकल रहते हैं ना, उनमें अवेयरनेस नहीं है, उनमें खुद ये पता नहीं है कि हमारा बच्चा कैसे पढ़ेगा, क्या बनेगा। वो तो कहते हैं भाई ये क्या हमारा बच्चा आगे चल के डॉक्टर बनेगा। उनको ऐसे खौफ अभी दिलाए हुए हैं कि भाई आजकल नौकरियां है नहीं, बच्चों को क्यों पढ़ा, हाँ बच्चों को क्यों पढ़ा रहे हो, नौकरी तो है नहीं। तो बेचारे वो गरीब, अच्छा उनका अदरवाइज़ उनके हालात ऐसे हैं कि घर में कमाओ और खाओ। अब वो लोग बच्चे को शहर कैसे भेजें, वहाँ हॉस्टल में कैसे रहें, फ़ीस कैसे देंगे, इतनी इन्वेस्टमेंट वो बच्चे पे कैसे करेंगे। उसूलन तो ये गवर्नमेंट का फ़र्ज़ होना चाहिए कि कम से कम एजुकेशन एक सर्टेन लेवल तक एजुकेशन फ्री कर दें। बीच में अब ये शहर की जो है सिचुएशन, उसमें जो ये माफिया है प्राइवेट स्कूलों का, हमने अपने बच्चे प्राइवेट स्कूलों में पढ़ाए, अब इस नतीजे पे पहुँचे हैं कि भाई अगर प्राइवेट स्कूलों में नहीं पढ़ाते, हम अपना जिस तरह का ट्यूशन का सिस्टम दिया ये वो, तो हमारे बच्चे तो वैसे ही होते। प्राइवेट स्कूलों की बड़ी एक माफिया है, उसको टैकल कैसे करना चाहिए ये गवर्नमेंट का फ़र्ज़ है, या फिर ऐसे बंदे बीच में हायर करें जो उनको एक थ्योरी बना के दें कि दिस इज़ द सॉल्यूशन। ये लोग कोई बंदे इंटेलेक्चुअल किस्म के ज़हीन जो कंसंट्रेट करे इन चीज़ों पे, उनको हायर भी नहीं करते हैं, ताकि वो अब आपको एक सिस्टम बना के दें, एक सिस्टम के लिए एक एडवाइस देना चाहें आपको। इनका एक मुकम्मल ब्यूरोक्रेट हैं, वो उनकी मेरिट अपने तौर तरीके से वो लोग आके बिठाते हैं फिर अल्लाह। अच्छा, अब हम बात करेंगे अपने चैनल ऐश टीवी की। ऐश टीवी के जो ओनर हैं, सीईओ हैं अशफाक कुरैशी साहब, वो रहते तो लंदन में हैं लेकिन उनका जो दिल है वो पाकिस्तान के साथ धड़कता है। स्पेशली वो सिंध की आवाम के लिए बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं, उनके लिए कुछ करना चाहते हैं। आप अशफाक कुरैशी साहब के बारे में क्या कहना चाहेंगे? अशफाक कुरैशी मेरे बेहतरीन दोस्त हैं, इंग्लैंड में रहते हैं। अब मसला ये है कि ना सिर्फ अशफाक कुरैशी, हर बंदा, हर नॉर्मल इंसान, वो उनको फितरी तौर पे ये ख्वाहिश होती है, कहीं भी दुनिया के किसी भी कोने में चले जाए, उसकी ख्वाहिश होती है कि मैं अपने देश और ख़ास तौर पे अपने उस शहर जहाँ से वो पैदा हुआ, जहाँ उनके बाप दादा के कब्रिस्तान हैं, वहाँ वो जाए और वहाँ उसको इज़्ज़त मिले। जी, इज़्ज़त मिलेगी तो उसको दिल कहेगी कि मैं इस जगह पे जाके काम करूँ। इज़्ज़त, हमारा मुआशरा ऐसा हो गया है कि अगर जो आपके पास से चला जाता है तो वापस उनको प्रॉपर इज़्ज़त इसलिए भी नहीं देते हैं कि एक क्लास कन्फ्लिक्ट हो जाता है। और मेरा एक जुमला है, मैं ये कहता हूँ कि ये जो क्लास कन्फ्लिक्ट है ना, ये इतना ख़तरनाक है, इतना ख़तरनाक है, इनका अकुल से कोई ताल्लुक़ नहीं, ये इंस्टिंक्ट है। क्लास डिफरेंट आ जाएगा ना तो बंदों में डिफरेंस आ जाएंगे, चाहे आपका भाई क्यों ना हो। तो क्लास कन्फ्लिक्ट वाले बंदे को फिर उनको ओन करें, वो जो अपने पॉकेट में जाए, उनको अगर वो लोग ओन करें, उनको इज़्ज़त दें, उनको पजीराई दें, बजाय जो भोतार के पीछे लगे, किसी वडेरे के पीछे लगे, वो उनको टेक्निकली हैंडल करता है। ऐसे लोगों को सोसाइटी में इज़्ज़त मिलनी चाहिए, तो वो आएंगे, काम करेंगे। अभी अशफाक साहब ने रिसेंटली मुझे बताया कि मेरा एक ख्वाब है कि शिकारपुर में मैं एयरपोर्ट बनाना चाहता हूँ। तो मुझे वो इतनी अच्छी लगी बात, क्योंकि मैं आधा शिकारपुर का हूँ, मेरी माँ शिकारपुर की है, बचपन की मेरी छुट्टियाँ शिकारपुर में गुजरती थी, मैं शिकारपुर से खुद एक बहुत अटैच हूँ। तो इस तरह की वो बातें करेगा तो हम तो उनके साथ खड़े हो जाएंगे। तो अशफाक कुरैशी साहब जो हैं, उनका एक ख्वाब भी है कि टीबी फ्री हॉस्पिटल जो है गरीबों के लिए बनाया जाए, और उसमें बाकी भी जो लोग हैं, मुखय्यर हजरात हैं,
उसमें अपना हिस्सा डालें और वो अपना ये ख्वाब पूरा करना चाहते हैं। इसके अलावा मैं अशफाक कुरैशी साहब के बारे में कहना चाहूँगी कि वो बहुत ही माशाल्लाह अच्छे इंसान हैं। वो लंदन में रहते हैं, लेकिन वो गरीबों की, स्पेशली पाकिस्तान के लोगों की, कराची के लोगों की हेल्प वहाँ से करते रहते हैं। लेकिन अभी वो एक अपनी जो है ना NGO, रजिस्टर्ड NGO बनाना चाहते हैं, जिसमें और लोग भी मुखय्यर हजरात जो हैं वो हेल्प कर सकें। वो सिर्फ कराची में नहीं, सिंध में नहीं, पूरे पाकिस्तान के लोगों की हेल्प करना चाहते हैं। स्पेशली वो ख़वातीन जो बेचारी मजबूर हैं, जो घर से बाहर नहीं जा सकती, अगर जाती हैं तो उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ते हैं। वो उनके लिए कोई रोज़गार मुतारिफ कराना चाहते हैं। इस बारे में आप क्या कहेंगे? आपकी क्या राय है? मेरी अशफाक कुरैशी से जो हम आहंगी हुई है ना, हमारा जो जहन मैच किया है, वो इसी पॉइंट पे हुई है कि वो भी कुछ करना चाहता है और मैं भी कुछ करना चाहता हूँ। हम दोनों की आपस में दोस्ती की वजह ये है कि हम दोनों कुछ ना कुछ करने चाहते। मैंने अपनी हॉस्पिटल बनाई थी, 50 बेड हॉस्पिटल थी हैदराबाद में। उसकी इनॉग्रेशन आई एम प्राउड टू से अदीबुल हसन रिजवी ने की थी, और दूसरे दिन डॉन अखबार में बड़ी मेन पेज पे शह सुर्खी लगी। और उसी दिन से फिर मेरे पीछे पड़ गए वहाँ के लोग। एट दैट टाइम मैं असिस्टेंट प्रोफेसर था, तो मुझे ऑल ऑफ सडन जो इस तरह से पजीराई मिल गई, तो मेरे लोग पीछे पड़ गए। मेरे पास टेम्पटेशन उस वक्त ये भी थी कि मैंने एक इंस्टीट्यूट खोला था लय सुर ताल के नाम से, और वहाँ पे मैंने हर इंस्ट्रूमेंट मैंने ख़रीद के उनका हर उस्ताद वहाँ पे मैंने अवेलेबल किया। स्टूडेंट आते थे, इवन इतने हद तक कि कासमाबाद हमारी सिंध की इतने कंजर्वेटिव हमारे लोग हैं, तो वहाँ की लड़कियाँ आके कथक डांस सीखती थी, और राजू सम्राट को हमने हायर किया था, वो उनको सिखाता था। और आई एम प्राउड टू से कि उनको इतनी पजीराई मिली को हमने फिर वहाँ पे मच कचहरी शुरू की। हर 14वीं की रात को हम मच लगाते थे, अपना उधर मच कचहरी करते थे, कुछ लोग बुलाते थे। हमारा सिंध यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर उस वक्त बड़ा हमारे पे बड़ा मेहरबान था, हर इवेंट पे वो आता था, और मच कचहरी की शुरुआत हुई। फिर आजकल वो मच कचहरी सिंध के हर कोने में हो रही है। तो उसका फाउंडर मैं हूँ, लेकिन मैंने उसको इतना ओन इसलिए नहीं किया कि वहाँ लोकल एरिया में मेरे पीछे लोग पड़ गए कि ये शौकीन है, ये गलत हो रहा है, ये वो हो रहा है। फिर मैंने सोचा इसी जगह पे मुझे हॉस्पिटल चलानी है। लोकल जो पॉलिटिकल कुछ लोग थे वो भी मेरे खिलाफ हो गए, फिर मुझे भाग के जान छुड़ानी पड़ी। तो अभी वो बंद हो गया तकरीबन? हाँ, तकरीबन बंद है। उधर मेरे लिए ऐसा माहौल कर दिया कि मेरा अकुल मुझे ये इजाज़त दे रहा था कि बजाय या तो मैं इधर फाइट करूं और मैं पीछे हो जाऊं, या फिर ये जगह छोड़ दूं। जैसे हमारे नबी ने मक्का छोड़ के मदीना, तो ये मैं समझो कि मैं मदीने आया हूँ। कराची में मेरे सिंध में हैदराबाद में मेरे जो 20 साल गुजरे, 22 साल, मैं अभी जो है ना रिलैक्स होने कराची आया हूँ कि यहाँ अलग से अपना काम शुरू करूँ। यहाँ पर अभी जैसे आप कराची अभी शिफ्ट हुए हैं और यहाँ पे आप रह रहे हैं, तो आपकी क्या एक्टिविटीज़ हैं यहाँ पे? मैंने आते ही फ़िलहाल मेरे पास 2 महीने हुए हैं। मैंने लियारी जो चुनी है, लियारी का सिलेक्ट करना मैंने, वो मेरा एक अपना विजन है जो आज मैं आप लोगों से शेयर कर रहा हूँ। मैं जब से मैं ये सोचता हूँ कि कुछ करूँ, कहाँ से करूँ, कैसे करूँ, तो मुझे ये एक एहसास हो रहा है कि मेरी जो कौम है या मेरी जो ज़ात है, मैं सैयद फैमिली से ताल्लुक़ रखता हूँ। मैंने सैयद की जो तारीख़ पढ़ी और उस पर मैंने सोचा, कुछ तारीख़ पढ़ी और कुछ मैंने सोचा। और एक अंग्रेज़ की तारीख़ है जो शाहिद भुट्टो का एक लेक्चर यूट्यूब में भी पढ़ा है। उसने कहा कि सैयद एक तो आए बुखारा से, दूसरे सैयद आए यहाँ से समंदर से, जो सैयद बेड़ों में बैठ के यहाँ आए, तो उनके साथ जो कुछ लोग थे, उनके जो खिदमत गुजार लोग थे ना, वो जैसे ही कराची में आए तो सैयदों ने उनको कहा कि भाई हमारी आगे इज़्ज़त है, हमें पता है, हम जैसे जैसे आगे जाएंगे हमारी सिंध में इज़्ज़त है। क्योंकि फाइलिंग की हुई थी हज़रत अली के चच नामों की, हज़रत अली के साथ वो फाइलिंग थी, वो उस फाइल के हिसाब से ये सारा माइग्रेशन हुई। तो उन लोगों ने, सैयदों ने अपने लोगों को कहा कि भाई अब यू आर नाउ सेफ,
आप बस समंदर के किनारे पे इधर चले जाओ और यहाँ रोज़गार करो, हम इधर जाते हैं। और वो जो लोग थे ना, हज़रत अब्बास की जो माँ थी, और हज़रत अब्बास की वफ़ादारी को आपको पता है जी, मौला अब्बास बेशक। तो मौला अब्बास की जो माँ थी इस ट्राइब में सी थी। ये जो अभी बलोची हैं, लियारी वाले, मकरान वाले, ये जो है ना, ये हमारे जो ख़ास लोग हैं, उन ट्राइब से इनका ताल्लुक़ है। तो मेरे जहन में ये ख्याल आया कि व्हाई नॉट, इन लोगों को, जब खुदा ने मेरे जहन में ये बात डाली है और एक नई चीज़ है, मैंने पहले कभी तारीख़ में न मौलवी से न किसी से सुना है, और मुझे क्लिक हुआ कि यही हकीकत है। तो मैं ये सोच के लियारी में आया हूँ कि कुछ ना कुछ, अगर अब ज़िंदगी के इस हिस्से में 60 साल मेरी उम्र हो गई तो यहाँ से स्टार्ट करूँ। 60 साल लगती नहीं है वैसे सर आपकी उनकी मोहब्बत में से मुझे वो खुशबू आती है कि ये लोग बड़े इमोशनल लोग हैं, मोहब्बती लोग हैं, इनको आप मोहब्बत दे के देखो। अच्छा डॉक्टर फ़िदा हुसैन शाह साहब, हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि आपकी ज़िंदगी का कोई ऐसा वाक़या जो अभी तक आप भुला ना पाए हों, जिसने बहुत ज़्यादा गहरा असर किया हो आप पे? मेरी ज़िंदगी का सबसे दुख वाला वाक़या ये है कि मेरी जो वाइफ थी उसको सीए डिक्लेयर हुआ और उसके बाद उसकी डेथ हो गई। और उस वक्त मेरा एक डाउन चाइल्ड जो बेटा है उसकी उम्र थी 8 महीने, और मेरी बड़ी वाली बच्ची की 3 महीने, और उससे बड़ी वाली की 6 महीने। उस वक्त मैं एक किताब पढ़ रहा था, उस किताब का नाम था फियर ऑफ लाइफ, और उसमें ओडिपस रिएक्शन एंड ओडिपस कॉम्प्लेक्स, ये एक फ़िलॉसफिकली मैं इसलिए बताना चाहता हूँ कि काफ़ी लोगों को तो पता है, वरना नौजवानों को ये पढ़ना चाहिए बुक। उसमें ये था कि आप अपनी ज़िंदगी 2 पिलर पे खड़ी करो। एक आपका अकुल होना चाहिए, दूसरा आपका स्पिरिचुअलिज़म, रूहानियत वाला पोर्शन होना चाहिए, या अंग्रेज़ी में उसको कहें कि एक आपकी डूइंग होनी चाहिए और दूसरी आपकी बीइंग होनी चाहिए, आपका वजूद होना चाहिए। 2 पिलर पे अपनी शख्सियत को खड़ा करो, और अगर किसी एक पिलर को आपने ढीला छोड़ा तो बहुत जल्दी आपको फिर वो बीइंग, ख़ास तौर पे लोग डूइंग पे इतना इन्वॉल्व हो जाते हैं कि वो बीइंग को छोड़ देते हैं, तो बीइंग उनको आके किसी दिन पकड़ती है कि आपने मुझे टाइम नहीं दिया। तो मैंने जब इस किताब को पढ़ा तो उस किताब में ये है, अब शॉर्ट करके बता रहा हूँ, कि अगर आपको किसी चीज़ के होने का डर है कि ये चीज़ हो न जाए, और उस चीज़ के न होने के लिए जो आप मेयर्स लेते हैं, उस मेयर्स में अगर जितना अकुल इन्वॉल्व करेंगे, अकुल से उसको रोकने की कोशिश करेंगे, तो उस चीज़ के होने की चांसेस और बढ़ जाते हैं। तो उस पूरे किताब में ये है कि ओडिपस रिएक्शन में भी न जाओ, ओडिपस कॉम्प्लेक्स में भी नहीं जाओ, एक जो बीच का रास्ता है उसको कि लेट द थिंग्स टू बी हैपन, जिसको हम कहते हैं रब की रज़ा, रब पे छोड़ दो, तो उस चीज़ के होने के चांसेस कम हो जाते हैं। ये मेरा एक छोटा मिसाल भी है, और ये सबसे बड़ा मेरी ज़िंदगी का वाक़या ये भी है कि मेरी वाइफ की जो डेथ जिन सर्कमस्टेंसेस में हुई, वो बस उनकी ये एक कड़ी थी। अच्छा डॉक्टर साहब, क्योंकि हमारे प्रोग्राम का वक्त जो है ना वो आहिस्ता आहिस्ता इख्तिताम की तरफ जा रहा है, तो हम आखिर में ये सवाल करना चाहेंगे, आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान की जो मौजूदा सियासी सूरत हाल है वो इंतहाई गंभीर है, इसके बारे में आप क्या पैगाम देना चाहेंगे सियासतदानों को? इस हवाले से थोड़ा बताइएगा। सियासतदानों को, वैसे तो सियासतदान हमारे जितने भी हैं वो किसी की भी बात सुनने के वो न मूड में हैं, न हक में हैं, न उन्होंने कभी उनकी ऐसी ट्रेनिंग हुई है, न उन्होंने कभी ये चीज़ सीखी है कि भाई किसी ऐसे आम आदमी से वो मशवरा लें और उस मशवरे पे चल पड़ें। तो एक तो ये हुआ कि मेरी बात वो उनको लेकिन मेरा उनको मशवरा ये है कि जितना हो सके अपने आप को फ़लसफ़ी बनाओ, और ये जो लोगों के जहनों में एक पाथ बने हुए होते हैं, ये भी एक फ़लसफ़ा है कि लोगों के जहनों में एक रास्ते बन चुके हैं,
वो पाथ जो हैं वो एक जुमले से वो पाथ नहीं हटेंगे। लोगों को आपको अगर कन्विंस करना है तो वो साइकोलॉजिकली आप इन्वॉल्व करें एक टीम को जो फ़लसफ़े और साइकोलॉजी को जानते हैं और वो पाथ किस तरह अल्टर्ड कराने हैं लोगों के, उन पे काम करें। लोग खुद ब खुद टिल्ट हो जाएंगे। अभी लोगों में जितनी शिद्दत आप लाएंगे लोग उसी रास्ते पे जाएंगे। आपको बहुत स्किल्ड एक टीम चाहिए जो फ़लसफ़े में और ह्यूमन साइकोलॉजी में जो माहिर हजरात हों, उनकी टीम हायर करके उनको आप एक असाइनमेंट दे दें कि भाई ये है थ्योरी है, दुनिया ऐसे ही करती है, ये थ्योरी है, उस पर आप अपना रिजल्ट आके दिखाओ, अच्छी लगेगी आपको, इतने पे करेंगे, इतना ये अमाउंट है, 5 लाख है, 2 लाख है या 4 लाख है, ये है, आपको देंगे। इस पे तैयार आप स्किल्ड बंदे हायर करो और उनसे वो चीज़ ले लो, फिर उसको फॉलो करो। बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। बहुत अच्छी बातें हुई, बहुत हमारी जो मालूमात है उसमें भी इजाफा हुआ है और बहुत ज़्यादा खुशी हुई है आपसे मिलकर, आपसे बातचीत करके। नाजरीन, हमारे प्रोग्राम का वक्त इस वक्त ख़त्म हो चुका है। यहाँ पर मैं जो हमारे चैनल ऐश टीवी के ओनर हैं अशफाक कुरैशी साहब, उनका भी शुक्रिया अदा करना चाहूँगी क्योंकि उन्होंने मौका दिया और तभी जो है ना डॉक्टर साहब से हमारी मुलाकात हुई और बहुत अच्छी अच्छी बातें हुई। इसी के साथ ही आबदा खान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।